नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत में कई आक्रमण हुए, कुछ खतरनाक हुए तो कुछ बहुत खतरनाक आक्रमण हुए। लेकिन पहली सदी के आसपास जो 4 आक्रमण हुए थे, यवन, शक, पहलव, कुषाण, जो भी आक्रमण हुए, आक्रमणकारी भारत में आए और भारत के होकर रह गए, यहीं घुल मिल गए। और उन्होंने किस तरह से आक्रमण किया और उसका कितना खतरनाक प्रभाव पड़ा, वह गौण हो गया। लेकिन प्राचीन आक्रमणकारियों में आगे चलकर गुप्ता काल में एक ऐसा आक्रमण हुआ जिसने एक तरफ से खून की नदी ही बहा दी। उस आक्रमण ने बहुत ही खतरनाक आक्रमण, और जिनके आक्रमण को कभी भी न तो हम नजरअंदाज कर सकते हैं और न ही उन आक्रमणकारियों को माफ किया जा सकता है। उन आक्रमणकारियों ने भारत के स्वर्ण युग, भारत के स्वर्णकाल, गुप्ता काल को श्रीविहीन कर दिया। और एक तरफ से गुप्ता काल, जो जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, उस काल की लक्ष्मी को ही इन्होंने नष्ट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि वह आक्रमण किसका रहा होगा। वह तो हुण का आक्रमण था। हुण बड़ी खतरनाक जाति, मध्य एशिया की रहने वाली थी। स्टेपी प्रदेश, आप अगर इधर देखें तो एकदम ऊपर रूस के निकट स्टेपी, मध्य एशिया के आसपास जो स्टेपी प्रदेश था, वहाँ की ये जाति थी। आगे भारी संख्या में ये ईरान, फारस की खाड़ी होते हुए भारत तक पहुंची थी और अंततः इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। खास करके गुप्ता काल, जो बड़े ही उन्नति का समय था और उस समय भारत चारों दिशाओं में प्रगति कर रहा था, उसको गहरा आघात पहुंचाया। अब आए थे बहुत दूर से और भारी संख्या में आए थे। तो पहला आक्रमण जब उनका हुआ, उस समय गुप्त काल में शासक कौन थे? उस समय गुप्त काल में कुमारगुप्त शासक थे। कुमारगुप्त के शासन की एक तरफ से अंतिम अवस्था थी और 450 ईस्वी के आसपास हुणों का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ। लेकिन उस आक्रमण को कुमारगुप्त के यशस्वी पुत्र स्कंदगुप्त ने नष्ट कर दिया, उसको रोक दिया और उसका कोई खतरनाक प्रभाव भारत में नहीं पड़ पाया। आगे स्कंदगुप्त शासक हुए और जब तक स्कंदगुप्त शासक रहे, हुण भारत की भूमि को धूमिल नहीं कर पाए, भारत की भूमि को रक्त रंजित नहीं कर पाए। रहे सीमा के आसपास, थे आसपास, लेकिन कम से कम गुप्ता साम्राज्य को वो विघटित नहीं कर पाए, नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन उनके आक्रमण का भय तो बना ही रहता था। आगे इनका द्वितीय आक्रमण भानुगुप्त के समय हुआ। भानुगुप्त कहने को तो गुप्त शासक, और हम कमजोर भी नहीं कह सकते हैं और कमजोर भी कह सकते हैं। तब तक गुप्ता काल अपने उत्थान तो कर चुका था, लेकिन अब अवसान की तरफ था गुप्ता काल। भानुगुप्त का समय एक तरफ से अवनति काल का समय था। कोई भी साम्राज्य, चाहे जितना भी शक्तिशाली साम्राज्य क्यों न हो, उत्थान होगा तो धीरे धीरे उसका अवसान भी होता है। तो भानुगुप्त का समय अवसान का काल था, तो कमजोर स्थिति भी रही होगी। सीमाई क्षेत्रों में चिटपुट विद्रोह होते ही रहे होंगे और सीमाई क्षेत्रों में ये हुण लगातार नजर गड़ाए हुए थे। भानुगुप्त के समय इनका एक नेतृत्वकर्ता, बड़ा ही खतरनाक नेतृत्वकर्ता तोरमाड़ था। उसने भानुगुप्त के समय भारत पर द्वितीय आक्रमण किया, गुप्ता साम्राज्य पर द्वितीय आक्रमण किया। बहुत ही खतरनाक आक्रमण, खून खराबा इतना हुआ कि कहा जाता है कि उसने एक तरफ से इतना अधिक रक्तपात किया कि पूरा गुप्ता काल का साम्राज्य ही श्रेयविहीन हो गया। यानी जो वैभव था वह वैभव नष्ट हो गया। बहुत खतरनाक आक्रमण तोरमाड़ ने किया, बहुत नुकसान पहुंचा दिया। फिर उसने गुप्ता साम्राज्य के पश्चिमी, यानी जो वर्तमान में हम सिंधु और आसपास का क्षेत्र है, पंजाब का आसपास क्षेत्र, वहां तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और शाकल को इसने राजधानी बनाई और उधर मालवा क्षेत्र पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से उसने गुप्ता साम्राज्य के व्यापक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो नुकसान पहुंचा दिया इसने। इसके बाद आगे इसका साम्राज्य और भी थोड़ा थोड़ा विस्तारित करते रहे और गुप्ता साम्राज्य क्रमशः अब अवनति की तरफ जाता रहा और लगभग 550 तक गुप्ता काल चला है। लेकिन हुणों के आक्रमणों ने इस गुप्ता साम्राज्य को एकदम से अवसान की तरफ था, नुकसान, बर्बादी कर दिया, खत्म ही कर दिया। एक तरफ से गुप्ता काल समाप्त प्राय हो गया। लेकिन
बालादित्य गुप्त ने हुणों के आक्रमण को बहुत हद तक रोका और कहा जाता है कि अंतिम चरण में बालादित्य ने हुणों को भगा भी दिया है यहाँ से, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब तक हुणों ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। कहा जाता है तोरमाड़ का लड़का मेहरकुल था, वो तोरमाड़ से भी कहीं 4 कदम आगे था, उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया था। सिर्फ गुप्ता साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ही भर नहीं बना, उसने आक्रमण करने के बाद यहाँ जो जो दुर्दशा की उसको शब्द नहीं दिया जा सकता है। उसने संतों, महात्माओं, बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जला दिया था, मंदिरों को नष्ट किया, बौद्ध विहारों को नष्ट किया, बौद्ध मठों को नष्ट किया। उसने यहाँ के निर्दोष लोगों की हत्याएं कराई और न जाने कितने रक्तपात उसने किए। मेहरकुल और तोरमाड़ दोनों के नेतृत्व में हुणों ने भारत की धरती को रक्त-रंजित कर दिया था। तो अगर हम प्राचीन भारत में आक्रमणों पर नजर डालें तो गुप्ता काल के दौरान, गुप्ता काल के अंतिम चरण में ये जो हुणों का आक्रमण होता है, ये इतना खतरनाक और भयंकर आक्रमण है कि इसे चर्चा करते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में बड़ा एक तरफ से उनके प्रति ऐसी भावना आती है कि हमारे शासक उस समय इतने कमजोर क्यों हो गए कि ऐसे खतरनाक आक्रमणों को नहीं रोक पाए। आक्रमण हुए हैं भारत में और हुए हैं, साम्राज्य विस्तार के लिए हुए हैं, लेकिन ऐसे रक्तरंजित नहीं जैसे कि हुणों के आक्रमण थे। तो हमने बड़े संक्षेप में आपको बताया हुणों का आक्रमण। अब कहा जाता है कि भारत पर सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ, फिर सिकंदर का आक्रमण हुआ, फिर यमन आए, फिर शक, पहलव, कुषाण आए, फिर आगे हुण आए। तो ये भी पढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि इनके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। अगर हुण के आक्रमण पर हम नजर डालें तो हुण के आक्रमण से निसंदेह यह पूरी तरह से पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि यह भारत के, प्राचीन भारत में एक ऐसा आक्रमण था जिससे भारत को कुछ नहीं मिला। भारत को फायदा तो छोड़ दीजिए, भारत पर इसके प्रभाव को छोड़ दीजिए, उल्टे भारत पर इतना नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आगे बहुत समय तक नहीं हो पाई। तो हुणों का आक्रमण प्राचीन भारत में एक ऐसा आक्रमण जिसे सिर्फ खतरनाक कहा जा सकता है, सिर्फ नुकसानदायक कहा जा सकता है, सिर्फ भारत के वैभव पर कुठाराघात कहा जा सकता है। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में हुणों के आक्रमण के संदर्भ में अपनी बात कही, अपनी धारणा रखी आपके समक्ष। हमें लगता है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसे आप देखिएगा, इसे लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।